नमस्कार दोस्तों, आज आपको हम ले चलते हैं चूरू ज़िले के एक छोटे से गांव कातर छोटी में। नाम है गांव का कातर छोटी, मगर यहां पर एक प्रतिभावान मेहनतकश विद्यार्थी ने गांव का नाम बहुत बड़ा कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, व्याख्याता परीक्षा में चौथा स्थान, ऑल राजस्थान में चौथा स्थान प्राप्त किया है मनोज कुमार जी प्रजापति ने। मनोज कुमार जी, आइए, आपका स्वागत है। और दोस्तों, हम इस वीडियो में स्थान ग्रहण कीजिए। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। दोस्तों, इस वीडियो में हम इनकी रणनीति के बारे में जानेंगे कि इन्होंने चौथा स्थान जो है व्याख्याता परीक्षा में किस तरह से तैयारी करके, कितने घंटे पढ़ाई करके, कौन कौन सी किताबें पढ़ के जो है तैयार किया है। और इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि इन्होंने पहला पेपर, जी हाँ, पहले पेपर में भी इनकी मार्किंग बहुत अच्छी रही है। नेगेटिव निकाल के इनके 100 मार्क्स बने, यानी कि 50 क्वेश्चन इनके सही हुए हैं। तो पहला पेपर इन्होंने तैयार किया है। और आपको पता है कि अच्छी रैंक के लिए पहले पेपर की और सिलेक्शन में बहुत बड़ी भूमिका रहती है। दूसरी बात, अगर आप कॉमर्स के विद्यार्थी हैं तो आपको फिर वीडियो आगे पूरा देखना है दूसरे पेपर तक। दूसरे पेपर में इन्होंने जो बुक्स पढ़ी, उन बुक्स के नाम भी बताएंगे, किताबें भी दिखाएंगे। तो मैं आज इनके स्टडी रूम में आया हूँ और यहाँ पर जो है अब ये व्याख्याता बन गए हैं और अपना चैनल भी चलाते हैं। बोर्ड आप देख रहे हैं, इनके चैनल का नाम आप यहाँ देख रहे हैं, पावर स्टडी। तो मटेरियल भी इनके पास पूरा रहा, हमारे मित्र भी रहे हैं, विद्यार्थी भी रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा जयमाला के साथ में। धन्यवाद सर, आपने मुझे जो है माला पहनाकर स्वागत किया है। आप कातर छोटी इस पावन धरा पर मेरा इंटरव्यू लेने के लिए पधारे, इसके लिए आपका हार्दिक स्वागत। देखिए सर, ऐसा है कि विद्यार्थियों तक जो है एक सिलेक्टेड जो बंदा होता है उसकी बात अगर विद्यार्थी सुनते हैं तो उनको एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है और उनको एक सटीक जानकारी मिलती है कि जब इनकी चौथी रैंक आई है तो इनकी किताबें, इनकी रणनीति को, सफल व्यक्ति की रणनीति को अपनाकर हम भी कामयाबी तक पहुंचते हैं। तो इसलिए मेरा प्रयास था कि जो है आपसे रूबरू हुआ जाए। और आपका मैं मुंह मीठा जो है चॉकलेट के साथ कराना चाहूँगा, डेयरी मिल्क के साथ में। नई शुरुआत। तो सर, अब कुछ सवाल रहेंगे अपने, और आपकी मेहनत, आपकी लगातार कोशिश और आपकी अध्ययन की रणनीति से आपने चौथी रैंक जो है ऑल राजस्थान में हासिल की है। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी अपनी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है उसके बारे में आप बताइए। तो सर, मैं पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले मैं ये बता देता हूं कि जो मेरा गांव है वो चूरू जिले के अंदर बीदासर तहसील के अंदर एक छोटा सा ग्राम है जिसका नाम कातर छोटी है। यहाँ का मैं रहने वाला हूँ, मूल निवासी यहीं का हूँ। और जो मेरे हैं पिताजी है वो अपने किसान का कार्य करते हैं, खेतीबाड़ी का कार्य करते हैं, और माताजी गृहिणी हैं। हम 2 भाई और 2 बहनें हैं। मैं छोटा भाई हूँ, एक मेरा बड़ा भाई है। तो ये मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि है। और जो फैमिली है वो एक मीडियम फैमिली है, ना कि कोई ज़्यादा धनवान फैमिली नहीं है। मगर आपने जो काम किया है वो विद्या के क्षेत्र में बहुत बड़ा, विद्या सबसे बड़ा धन है। और आपने विद्या की जो आराधना और उसकी साधना करके आपने एक बहुत बड़ा काम किया है सर। आपकी जो एजुकेशन है वो कहाँ हुई है? सर, मेरी जो प्राथमिक शिक्षा है वो ग्राम से ही हुई है, और इसके अलावा मेरी जो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी है यहीं से हुई है, जिसमें मेरे जो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी है दोनों में फर्स्ट डिवीज़न बनी है। और जो मैंने ग्रेजुएशन है वो बीकानेर डूंगर कॉलेज से की है। जी। तो ये कॉमर्स के विद्यार्थी है और कॉमर्स में इन्होंने व्याख्याता परीक्षा में स्कूल लेक्चरर 2018 वाली भर्ती में, जिसका हाल ही में परीक्षा परिणाम जारी हुआ है, उसमें चौथी रैंक इन्होंने प्राप्त की है। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम है मुकेश कुमार ढाका। मैं इतिहास विषय से 2015 वाली भर्ती का इतिहास विषय से व्याख्याता हूँ। सर, अगला सवाल रहेगा मेरा कि आपने सबसे पहले आपके मन में कब ख्याल आया कि आपको व्याख्याता बनना है? सर, वैसे जब विज्ञापन आया उस समय मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा था। जब 13 अप्रैल 2018 को विज्ञापन आया तो मैंने देखा कि ये योग्यता अपन है, पूरी करते हैं, तो क्यों नहीं अपन इसकी तैयारी की जाए। और वैसे कॉमर्स वाले कैंडिडेट को जब रीट में और सेकंड ग्रेड में शामिल नहीं किया जाता है, तो एक फर्स्ट ग्रेड की ही एक उम्मीद थी। और मेरा ये पहला ही प्रयास था फर्स्ट ग्रेड का। जब विज्ञापन आया तो कई बार ये सुनने को मिला कि फर्स्ट ग्रेड है वो पहली अटेम्प्ट में क्लियर नहीं होता है, इसकी तैयारी नहीं करनी चाहिए, कोई छोटे एग्जाम की, पटवारी, ग्राम सेवक, इनकी तैयारी करनी चाहिए। लेकिन मैंने सोचा जब विज्ञापन आ गया, अपन इसकी पीजी वगैरह, बीएड वगैरह अगर योग्यता रखते हैं तो अपन को इसका जरूर है एग्जाम देना चाहिए और इसकी तैयारी करनी चाहिए। सर, क्या बात है। देखो, जज्बा बड़ा होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप पहले 3rd ग्रेड का दो, फिर 2nd ग्रेड का दो, फिर 1st ग्रेड का दो। तो आपका जो, जैसे देखो दोस्तों, विज्ञप्ति आई, तो विज्ञप्ति आने के बाद में अगर आप तैयारी शुरू कर देते हैं तो भी आप एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। और अगला मेरा सवाल रहेगा सर कि सबसे पहले जो है आपने विज्ञप्ति आई और आपने ख्याल कर लिया कि व्याख्याता बनना है, 1st ग्रेड लगना है,
और इतनी छोटी उम्र में क्या एज रही है आपकी लगभग? सर मेरी 95 जुलाई 1995 अच्छा, में क्या मेरे बात है। को तो बर्थ है, 25 साल की 25 साल आयु का में पहली ही इन्होंने बड़ी सफलता, पहली सरकारी नौकरी इन्होंने बड़ी सफलता हासिल की है पहले ही प्रयास में, 4th रैंक। बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले जो है अब हाँ अगला सवाल रहेगा कि आपने सबसे पहले क्या प्लानिंग की आपने? सर जैसे हमारे कॉमर्स में सबसे पहले प्लानिंग ही होती है मैनेजमेंट के अंदर। सबसे पहले तो मैंने सबसे पहले प्लानिंग ये सोची कि अपन को किस ढंग से तैयारी करनी है, कहाँ से बुक्स है, मैटर है कहाँ से कलेक्ट करना है, अपना सिलेबस क्या है और अपने पढ़ने की रणनीति क्या रहेगी, और इसका जो संभावित एग्जाम है वो कब तक हो सकता है, उस समय तक अपन सिलेबस है उसको रिवीजन कितनी बार कर लेंगे, सिलेबस पढ़ पाएंगे या नहीं पढ़ पाएंगे, कौन से टॉपिक अपन को छोड़ने चाहिए। एक ये विशेष चीज़ है मैं बताना चाहूँगा जो भी इस चैनल पर देख रहे हैं कि टॉपिक, सारे टॉपिक अपन पढ़ भी नहीं सकते, इसलिए कुछ टॉपिक छोड़ने वाले भी होते हैं। तो कौन से टॉपिक छोड़ने चाहिए, सब सबसे पहले मैंने रणनीति बनाई और बुक की लिस्ट बनाई। उसके बाद मैं बुक्स भी लेकर के आया, और इसके अलावा यूट्यूब चैनल पर मैंने हैं कुछ एक वीडियो भी देखे जो रणनीति से रिलेटेड मिल जाते हैं आजकल। तो ये सर मेरी रणनीति रही। जैसे आपने छोड़ने का कहा, तो आर्ट का विद्यार्थी है तो वो ज़्यादातर फर्स्ट पेपर में गणित के 4 ही सवाल आते हैं, 4-5। तो हम उनको कहते हैं कि चलो अगर इनमें आप इतना समय लगाओ और समझ में नहीं आए तो उनको छोड़ दें। तो इस तरह से कुछ ऐसे जो छोटे टॉपिक है उनको हम छोड़ भी सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। बाकी उतनी ऊर्जा जो है जहाँ ज़्यादा स्कोरिंग है उसमें अपने को लगानी चाहिए। प्रारंभ में और परीक्षा के दिनों में आपने कितने घंटे पढ़ाई की? ज़्यादातर स्टूडेंट का ही रहता है भी कितने घंटे। तो शुरुआत में जब विज्ञप्ति आई तब से लेके और फिर एग्ज़ाम के दिनों में, क्योंकि दोस्तों एग्ज़ाम के दिन तक हम उतनी लंबी पढ़ाई नहीं कर सकते पहले दिन से। तो मेरे ख्याल से आपने कुछ रणनीति चेंज की होगी, बताइए। तो सर जब प्रारंभिक परीक्षा के प्रारंभिक दौर की बात करूं तो उसमें जो है विज्ञापन आया, उसके बाद मैंने जो है ग्रीष्मकालीन अवकाश हो गया तो उसमें तो पढ़ लेते थे 4-5 घंटे। और उसके बाद सर फिर मैंने वापस से जुलाई से वापस प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना ज्वाइन कर लिया था, स्टार्ट कर लिया था। तो उसमें 5-6 घंटे ही मिल पाते थे। फिर ये सर एग्ज़ाम भी एक विषम परिस्थितियों में हुआ, 2 बार एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुआ। तो रणनीति क्या चेंज होती रही। पहले सोचा कि ये जो पेपर था जनवरी 2019 में होने वाला था, तो उस हिसाब से पेपर के टाइम जब सर्दियों का टाइम था, पढ़ाई भी सर्दियों में अच्छी होती है गर्मियों की बजाय, तो दिसंबर में और नवंबर में तो मैंने है 10-12 घंटे है। ज़्यादातर मैंने रात को पढ़ने का है जो समय निश्चित कर रखा था कि रात में एक ठंडा मौसम होता है और शांत वातावरण होता है, तो मैं रात को 5-6 घंटे पढ़ लेता था और दिन में 3-4 घंटे करके 10-12 घंटे अपनी स्टडी कर लेता था। यानी एग्ज़ाम के दिनों में 10-12 घंटे स्टडी कर लेता था। इसके अलावा बाकी फिर दैनिक दिनचर्या में टाइम लगता था। बताया कि प्राइवेट स्कूल में जाते हुए भी आप 5-6 घंटे पढ़ लेते थे, वो क्या टाइम रहता था आपका? तो सर वो प्राइवेट स्कूल जब जाते थे तब गर्मियों का दौर था, तो 2 बजे के आसपास छुट्टी हो जाती थी। फिर आने के बाद जो है अपना रेस्ट करके शाम को 4-5 बजे पढ़ने लगते, तो रात को पढ़ के 10 बजे सो जाते, 10 साढ़े 10 बजे। बिल्कुल मेरी भी सर यही दिनचर्या रही थी। जब मेरे पास में प्रधानाचार्य पीओ का चार्ज भी था, तो ये रूटीन रहता है अक्सर कि जैसे अपन आए स्कूल से या कहीं से भी काम धंधे से, तो घंटा भर तो अपने को रेस्ट करना चाहिए ताकि माइंड आपका फ्री हो जाए। उसके बाद में अगर आप 4-5 घंटे भी अगर नियमित पढ़ते हैं और फ्री माइंड से आप पढ़ते हैं तनाव को दूर करके, तो वो अपने जुड़ता जाता है वो। और एग्ज़ाम के दिनों में जैसा इन्होंने बताया कि कम से कम 2 या 3 महीने अपने को 10-12 घंटे इतना कवर करना ज़रूरी है ताकि पूरा जो सिलेबस है फर्स्ट और सेकंड पर बहुत लेंथी है, तो उसको हम रिवीजन कर पाएँ और कवर कर पाएँ। आगे जो है मैं पूछना चाहूँगा कि जो मेन सवाल है जिसका विद्यार्थी वेट कर रहे हैं कि आपने फर्स्ट पेपर के लिए कौन कौन सी किताबें पढ़ी, कहाँ से तैयार किया? तो देखो मैं सबसे पहले फर्स्ट पेपर की बात करूं तो सबसे पहले कि जैसे मैं कॉमर्स का कैंडिडेट था, तो फर्स्ट पेपर में ज़्यादातर है वो आर्ट्स से रिलेटेड ही है, सिलेबस है। तो सबसे पहले मैंने ये देखा कि मेरे को कौन से टॉपिक हैं जो अच्छे लगते हैं और कौन से टॉपिक ईजी हैं, और वहाँ से जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो है स्कूल मैनेजमेंट या एजुकेशन मैनेजमेंट के उसको देखा। और इसके अलावा जो हिस्ट्री है, क्योंकि मुझे पता कि यहाँ से 15-15 क्वेश्चन आते हैं और फर्स्ट पेपर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं 2 पार्ट से आते हैं, 15-15 क्वेश्चन। तो हिस्ट्री के लिए और अपने जो एजुकेशन मैनेजमेंट की बात करें तो दोनों के लिए मैंने एजुकेशन मैनेजमेंट के लिए तो राष्ट्र पब्लिकेशन की बुक है वो परचेज की, केवल उसी को पढ़ा एजुकेशन मैनेजमेंट के लिए। इसके अलावा हिस्ट्री के लिए मैंने जो राजस्थान बोर्ड की 12th की हिस्ट्री की बुक चलती है उसको मैंने अच्छे से अध्ययन किया। इसके अलावा 12th की हिस्ट्री की बुक के साथ ही 12th की हिस्ट्री की रिफ्रेशर जो एक्सीलेंट वगैरह की आती है, उसमें जो पीछे की एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव और इसके अलावा एक नंबर वाले अति लघुरात्मक क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो उससे अच्छा फायदा हुआ। मैंने वो उनको क्या है अध्ययन में प्राथमिकता दी थी सर। फिर जैसे हिंदी है, विज्ञान है, तो सर जो हिंदी है उसके लिए मैंने है राघव प्रकाशन पढ़ी, लेकिन हिंदी मैंने उतनी नहीं पढ़ी क्योंकि मुझे पता था कि 5 क्वेश्चन आएंगे तो 4 तो सही हो जाएंगे और ज़्यादा पढ़ेंगे तो भी 4 ही सही होंगे, तो इसलिए मैंने हिंदी पर ज़्यादा फोकस नहीं किया। विज्ञान, करंट अफेयर के लिए सर मैंने जो है
मूमल की पढ़ी और क्रोनोलॉजी पढ़ी, लेकिन करंट अफेयर्स भी इस बार पेपर आपको पता है कि पुराने प्रिंट थे, तो करंट अफेयर भी हमने 2019 का पढ़ा, पेपर 2020 में हुआ, करंट अफेयर 2017-18 का आया, तो थोड़ा करंट अफेयर में भी थोड़ा गड़बड़ा। हाँ, और तो इसमें हिंदी राजस्थान जी के वो सब हो गया। हाँ, बाकी विज्ञान के लिए विज्ञान के लिए सर मैंने, वैसे मेरा विज्ञान बैकग्राउंड नहीं रहा साइंस, तो लेकिन फिर भी मैंने विज्ञान को थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश की, तो इसके लिए मैंने 10th की जो साइंस की बुक आती है राजस्थान बोर्ड की, तो सर सभी सब्जेक्ट के लिए मैंने ज़्यादातर राजस्थान बोर्ड को ही प्राथमिकता दी थी, चाहे राजस्थान की ज्योग्राफी हो चाहे पॉलिटिकल हो, उसके लिए भी मैंने 9th-10th की SST से कवर किया था। और विज्ञान में मेरे जैसे 5 क्वेश्चन आए थे, तो मैं बिल्कुल नॉर्मली पढ़ा था, लेकिन फिर भी जो बेसिक नॉलेज उसके अकॉर्डिंग 3 क्वेश्चन विज्ञान के भी मैंने सही कर दिए, तो 3 ही मैंने किए थे, 2 छोड़ दिए थे। तो फर्स्ट पेपर में कौन से सब्जेक्ट में आपका पलड़ा भारी रहा? जैसे फर्स्ट पेपर में जो सर मेरा पलड़ा भारी रहा की जो बात करूँ मैं, एक तो एजुकेशन मैनेजमेंट, वहाँ पर मेरे 15 में से 14 क्वेश्चन सही हो गए। और इसके अलावा जो रीजनिंग मैथ स्टैटिक्स, वो कॉमर्स का कैंडिडेट होने के कारण जो थोड़ा मेरा वहाँ का बैकग्राउंड मजबूत था, तो रीजनिंग मैथ स्टैटिक्स है वो मैंने सीखी भी थी, तो वहाँ पर सर मेरे 10 में से 9 क्वेश्चन सही हो गए, तो वहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन गया, वो भी डाउटफुल क्वेश्चन भी था, ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन था, तो वहाँ पर मुझे अच्छा फायदा मिला। इसके अलावा हिस्ट्री के में भी अच्छा फायदा मिला, मैंने हिस्ट्री के लिए आपका जो चैनल है GK बाय मुकेश डाका, उसको सर्च किया, जब मैंने वैसे आपके नाम से सर्च तो नहीं किया था, लेकिन मैंने हिस्ट्री के MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के नाम से सर्च किया, तो आपका चैनल आया, तो मैंने वहाँ पर भी हिस्ट्री के MCQ देखे, एजुकेशन मैनेजमेंट के भी मल्टीपल चॉइस एजुकेशन देखे आपके चैनल पर। इसके अलावा मैंने जो आप क्रोनोलॉजी एक महीने वाली 30-35 मिनट में करवाते थे, उस क्रोनोलॉजी को भी मैं से वहाँ से पढ़ा। इसके अलावा संयोग से 2019 वाले हाँ, संयोग से 2019 वाले करंट अफेयर के आगे। ओके, तो इस तरह से फर्स्ट पेपर कवर किया। और आपने अच्छी स्कोरिंग की, आपके 50 मार्क्स जो है 50 क्वेश्चन से आपने 100 मार्क्स कवर करना बहुत बड़ी बात है, और मेरे ख्याल से रैंक में भी आपकी इसकी फर्स्ट पेपर की भूमिका रही है। कोई गाइड भी आपने पढ़ी फर्स्ट पेपर की? सर मैं फर्स्ट पेपर के लिए गाइड तो लेकर के आया था, जैसे वो चयन प्रकाशन आती है, वो गाइड तो लेके आया था, लेकिन सर उस गाइड से मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिला। गाइड को मैंने फिर उतना पहले पढ़ा था स्टार्टिंग में, लेकिन फिर जब पता चला कि ना गाइड से पार पड़ने वाली नहीं है, तो फिर मैंने गाइड को दरकिनार कर दिया था। यानी केवल एक गाइड के ऊपर अपन निर्भर नहीं रह सकते, साथ ही साथ अपने को जैसे बोर्ड की किताबें, बेसिक किताबें, जिनका भी मैं आपको कई बार सजेस्ट करता हूँ, तो वो इनको जो है विद्यार्थियों को पढ़नी चाहिए ना, क्योंकि सर जो गाइड के अंदर डाटा अपडेटेड नहीं था, और अपन को डाटा अपडेटेड चाहिए था, तो जैसे अपन हमेशा ये डाउट में रहता था कि अब जो है स्कूल हैं, सैनिक स्कूल कितनी होगी, ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन था कि सैनिक स्कूल अब कितनी होगी, ये डेली डाउट रहता था। तो इसलिए गाइड में वो मतलब एक उतना अपडेट नहीं था ना, तो इसलिए मैंने जो नेट की सहायता, चैनलों की सहायता लेनी पड़ी। इसके अलावा मनोज जी, आपको मैं बताना चाहूँगा, एजुकेशन मैनेजमेंट के वीडियो को काफ़ी लाइक किया गया था मेरे, जैसे आपने भी बताया। उसमें मैंने दोस्तों, आप अगर नया तैयारी करने वाले हैं तो आप मेरी प्ले लिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। मेरा जो ऐप है यस गुरु, उसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप उसमें भी देख सकते हैं मैनेजमेंट की वीडियो। उसमें मैंने वेबसाइट का भी सहारा लिया है, ऑथेंटिक वेबसाइट, उसकी तस्वीर, जैसे सैनिक स्कूल है और है, तो उनसे क्या है कि एक ऑथेंटिक जानकारी मिल जाती है। और क्योंकि अब ज्ञान का जो है क्रांति का ज़माना है अभी। सर अगला जो है मेरा सवाल ये है कि आपने सेकंड पेपर के लिए, कॉमर्स के लिए, जो कॉमर्स के विद्यार्थी है वो आप ज़रूर ये देखें। और उसके बाद में कई सवाल और है सोशल मीडिया के प्रति है, इनको प्रेरणा कहाँ से मिली, आपको संदेश, तो आप देखते रहिए वीडियो पूरा। तो सर कॉमर्स के लिए आप बताइए आपने क्या क्या पढ़ा? तो देखो सर, कॉमर्स है, मैं जैसे प्राइवेट स्कूल में कॉमर्स पढ़ा रहा था, तो मेरा वैसे कॉमर्स बैकग्राउंड काफ़ी मजबूत था कि मैं कॉमर्स 4-5 सालों से पढ़ा रहा था 11th-12th को। तो सर मैंने ज़्यादातर कॉमर्स को सिलेबस को कवर करने के लिए राजस्थान बोर्ड की बुक्स 11th और 12th की, अकाउंटेंसी की, बिजनेस स्टडीज़ की और इकोनॉमिक्स की, 11th-12th दोनों की, राजस्थान बोर्ड और NCERT, इन बुक को मैंने पढ़ा। और इन बुक NCERT भी अलग मंगवाई और RBC? हाँ, RBC तो मेरे पास स्कूल में अवेलेबल थी, तो वहाँ से ले, NCERT मुझे परचेज करनी पड़ी। और मैंने इसके अलावा जब बात करूँ मैं MCQ, क्योंकि ये मल्टीपल चॉइसेज क्वेश्चन वाला पेपर है, तो जबकि बोर्ड में जो चलता है वहाँ पर तो डिस्क्रिप्टिव होता है, तो मैंने इसके लिए जो रिफ्रेशर आती है उनमें क्या अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न आ जाते हैं 30-30, 40-40 ऑब्जेक्टिव चैप्टर के, तो उससे काफ़ी फायदा मिला। कई जगह NCERT से 3-4% तो उबू आए थे ऑप्शन सहित, तो वो 11th-12th का मैंने वहाँ से कवर किया। इसके अलावा सर अगर ग्रेजुएशन लेवल की मैं बात करूं कोर्स की, तो मैंने ग्रेजुएशन लेवल भी है, ज़्यादातर ग्रेजुएशन लेवल का जो हमारे कॉमर्स में कोर्स है वो 11th-12th से वहाँ से पुटअप किया हुआ है, मतलब ग्रेजुएशन का स्पेशल कोई ज़्यादा टॉपिक नहीं है। इसके अलावा जैसे कंपनी लॉ है, इनके लिए बिजनेस लॉ में जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दे रखा है, ये भी 12th से कवर हो जाता है बिजनेस से। इसके अलावा मैंने RL 9 लखा की है। इसके अलावा मैंने गाइड है RBD की और सिक्वाल की, दोनों गाइडें पढ़ी थी। RBD को भी पढ़ा था और सिक्वाल गाइड को भी मैंने कॉमर्स के लिए पढ़ा था सर। कुछ किताबें अगर आप दिखाना चाहो तो आप ला रखी है, क्योंकि किताबों की सरस्वती माँ की पूजा करते हैं तो लक्ष्मी का वरदान मिल ही जाता है। ग्रेजुएशन में जो अपना इकोनॉमिक्स का पोर्शन है उसमें थोड़ा हमारे क्या है, की तरफ आप हाँ, सर। तो ये सर हमने भारतीय अर्थव्यवस्था है जो अपने
परीक्षा वानिकी है आती है, मैंने इकोनॉमिक्स के इससे कवर किया था, क्योंकि इकोनॉमिक्स इसमें काफ़ी अच्छी दे रखी है, और ग्रेजुएशन और पीजी और 11-12 वाली सारी इकोनॉमिक्स से कवर हो जाती है। और विद्यार्थियों आपको बता दें कि ये कोई भी प्रायोजिक वीडियो नहीं है, ये एक बस आपके लिए प्रेरक वीडियो है। गाइड वालों से हम कोई मिले हुए नहीं है कि आप उनकी बताएं, इन्होंने जिनका अध्ययन किया है, उन किताबों को जिया है, वो किताबें आपको बता रहे हैं। और भी सर कोई बुक आप दिखाना चाहें? सर मैंने जो स्कूल व्याख्याता की भर्ती आई, और मेरी जो पहली गाइड थी यही गाइड है आरबीडी की, मैं यही गाइड लेके सबसे पहले, और सबसे पहले मैं खुद लेके नहीं आया था, किसी से मंगवाई थी। फायदा मिला? हाँ, इससे काफ़ी फायदा मिला, अच्छा फायदा मिला, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आए, मैंने इस गाइड को काफ़ी अच्छे से पढ़ा था। ये देख सकते हैं आप, इस गाइड में से सारे इसको कर रखा है, भर रखा है पूरा, कहीं से भी नहीं। किताब तो अलग ही दिखती है ना। हाँ, मेरे पास एक गाइड थी, तो देखो अब मैंने पहले पेंसिल से किया था, क्योंकि एक बार पेंसिल से किया, फिर मीठा मीठा के पेन से किया, और फिर जब लास्ट टाइम आया कि अब तो भाई पेपर होने वाला है, तो फिर पेन से कर दिए, क्योंकि फिर पीछे ऑप्शन देखने में भी टाइम लगता है, तो टाइम खराब नहीं करके सीधा ही मैंने वहीं पर राइट लगा दिए थे। एक विद्यार्थी पूछते हैं कि नोट्स बनाने चाहिए, तो आपने नोट्स बनाए या अंडरलाइन किया, क्या रहा आपका? देखो सर, नोट्स तो बनाए होते हैं अपने हाथों से, उसकी तो कोई मतलब होड़ ही नहीं हो सकती। नोट्स तो बनाने चाहिए विद्यार्थी को, लेकिन नोट्स डिपेंड करता है कि आपके पास टाइम कितना है। अगर मान लो आज आपके पास एग्जाम, 2 महीने बाद एग्जाम है, और आज से अगर आप नोट्स बनाओगे तो 2 महीने तक आपके पास नोट्स ही बनेंगे, आपकी पढ़े कुछ नहीं पाओगे। मतलब कहने का मतलब ये कि बुक्स में जो लिखा हुआ है उसको ही आप नोट्स में लिख रहे हैं, भाई शॉर्ट एंड स्वीट लिख रहे हैं, और 2 महीने बाद एग्जाम है, आपने केवल क्या किया, उसको कॉपी पेस्ट किया, आपको याद तो कुछ हुआ नहीं। तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास एग्जाम का टाइम कितना बचा हुआ है। अगर आपके एग्जाम है 1 साल बाद है, 8-10 महीने बाद है, तो आप अच्छी रणनीति है कि 2-3 महीने में बढ़िया से नोट्स पढ़ो, फिर उनको अच्छे से अध्ययन करो। लेकिन अब आपके पास एग्जाम है, 2 महीने बाद एग्जाम है, तब मेरे हिसाब से नोट्स नहीं बनाने चाहिए, उसमें सिर्फ केवल अध्ययन ही करना चाहिए, किताबों को पढ़ना चाहिए, किताबों में जो लिखा हुआ है उसे याद करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से जैसे मैंने देखा, तो आपने ज़्यादातर अंडरलाइन को ही वेटेज दिया होगा, जैसे 10 या 20% मटेरियल का नोट्स बना सकते हैं। हाँ सर, नोट्स तो काफ़ी बनाने में टाइम भी लगता है, फिर अकाउंटेंसी है, यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, तो उतना टाइम भी नहीं मिलता है नोट्स बनाने का। नोट्स मैंने बनाए थे, लेकिन नोट्स मैंने कब बनाए थे, जब सर ऐसा है कि जैसे एग्जाम पहले स्टार्टिंग में जनवरी 2019 में हो रहा था, तो उसमें मैंने नोट्स नहीं बनाए, क्योंकि एग्जाम जनवरी 2019 में था, और इसलिए मैं तो उसमें नया था, तो 4-5 महीने मिले थे तैयारी के, इसलिए मैं तो केवल अध्ययन पर फोकस किया था। लेकिन फिर जनवरी 2019 में एग्जाम पोस्टपोन हो गया, एग्जाम की बात चल रही थी जुलाई 2019 में। तब फिर मैंने सोचा कि अब 4-5 महीने पड़े हैं, अपना अध्ययन तो एक बार कर रखा है, नोट्स बना लेते हैं। तो उसमें मैंने नोट्स 2-3 महीने बनाए थे। फिर जुलाई 2019 में भी वो EWS के आरक्षण का एग्जाम और पोस्टपोन हो गया, एग्जाम की डेट आ गई जनवरी 2020। मतलब उस समय बहुत मोटिवेशन की वीडियो की जरूरत पड़ी थी। जब फर्स्ट टाइम एग्जाम पोस्टपोन हुआ ना, तब तो ये सोचा था चलो तैयारी थोड़ी और मजबूत हो जाएगी, चलो एक बार ही तो पोस्टपोन हुआ है। लेकिन जब जुलाई 2019 उसमें एकदम तैयारी चरम पर थी, सोचा कि अब तो एग्जाम दे ही दें अपन। लेकिन वहाँ पर जब पोस्टपोन हुआ ना, तो ऐसा एक बार टूट गए, लोग कहने लगे कि पेपर नहीं हो रहा, तुम कह रहे थे पेपर होगा, तुम्हारा पेपर हो गया, तुम झूठ बोल रहे हो, पेपर कब का हो गया, लोगों के हो गया। मैंने कहा यार पेपर नहीं हुआ, पोस्टपोन हो गया। बोले ऐसे थोड़ी रोजाना पोस्टपोन थोड़ी होता है। अब उनको कौन समझाए कि गवर्नमेंट ने कर दिया, अपने हाथ में भी नहीं है। एक बेरोजगार विद्यार्थी को किताबों के साथ साथ एक समाज से भी लड़ना पड़ता है, धैर्य की भी जरूरत पड़ती है। मतलब एक तरह से मतलब परेशान करने वाले भी आपको काफ़ी गांव में तो मिल ही जाते हैं, शहरों में तो फिर भी कम मिलते हैं। क्या हुआ एग्जाम का, एक बार जब रीट का रिजल्ट आया तब उनको पता नहीं कि कॉमर्स वालों को इंक्लूड नहीं है। मेरे से पूछते हैं कि तुम्हारा रीट में हुआ कि नहीं हुआ। मैंने कहा रीट में भाई 150 नंबर से रह गया, मैं पेपर भी 150 का होता है, मैं 150 से रह गया। अब उनको कौन बताए, अगर उनको बताएं कि कॉमर्स वालों को शामिल नहीं करते, वो बोलेंगे आप झूठ बोल रहे हो, आपका हुआ नहीं है। तो इससे अच्छा है अपन यही कहते हैं। पर अब आपने साबित कर दिया, अब किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही एकदम सादगी से बेबाकी से बता रहे हैं। और ये सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जो है अपने जो एकदम बिना किसी कोई औपचारिकता के हमने जो महसूस किया है उन्हीं को हम आपके सामने रख रहे हैं दोस्तों। और मेरा चैनल भी आप भी इसलिए जानते हैं, मेरा भी यही स्वभाव है, और इसलिए हमारी जो है बनती भी है दोस्त। सर आपने, मैं पूछना चाहूँगा कि सोशल मीडिया के प्रति आपका क्या नज़रिया रहा। ज़्यादातर क्या है, कई लोग कहते हैं कि इससे हम डिस्टर्ब होते हैं, कई मोबाइल बंद रखते हैं, फेसबुक है, व्हाट्सअप है, यूट्यूब है। सर मेरा ये मानना है कि अगर अपन सोशल मीडिया का अगर सदुपयोग करते हैं तो अपने लिए बुरा नहीं है, लेकिन अपन सोशल मीडिया का जो प्रयोग है अति करते हैं, सोशल मीडिया की अधिक प्रयोग करते हैं तो अपने लिए हानिकारक हो सकता है। क्योंकि सोशल मीडिया से फ़ायदा भी होता है और नुकसान भी होता है। जैसे कि अगर आप एक
स्टूडेंट हैं, कैंडिडेट हैं, अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर आपको एग्ज़ाम की जानकारी लेनी है या क्वेश्चन ढूंढने हैं या कोई PDF फाइल कहीं नहीं मिल रहा है या फिर कोई नवीनतम जानकारी से अपडेट होना है, करंट अफेयर्स है, उसके लिए तो मैं यही मानूंगा कि सोशल मीडिया का आपको सहारा लेना चाहिए। और सोशल मीडिया से फ़ायदा भी होता है, लेकिन अगर आप उसका अधिक उपयोग कर रहे हैं, आप उस पर गाने देख रहे हैं या फिर ज़्यादा उसका अपने जो है पढ़ाई के क्षेत्र में यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया है थोड़ा नुकसानदायक होता है। इसके अलावा एग्जाम के समय मेरा यह मानना है कि जब एग्जाम को 15-20 दिन हो तब सोशल मीडिया को बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उसमें सोशल मीडिया पर अफवाह उड़ती है कि एग्जाम पोस्टपोन हो गया, एग्जाम रद्द होगा, एग्जाम होगा नहीं, ये हो गया, ये हो गया, फिर ये थोड़ा सा एक वहाँ डाइवर्ट करता है। जैसे हमारे टाइम भी जनवरी 2020 में भी एग्ज़ाम का ऐसा चल रहा था, एग्ज़ाम अब नहीं होगा, आंदोलन चल रहा है, टंकियों पे लोग चढ़ रहे हैं, तो उसमें ऐसा डाउट हुआ, लेकिन फिर भी एक थोड़ा डिस्टर्ब होता है। लेकिन सोशल मीडिया का मेरे हिसाब से प्रयोग करना चाहिए आज के टाइम में। आप भी आजकल सोशल मीडिया के सारे ही जो है फेमस हो रहे हैं। इसके अलावा मेरा भी एक पावर स्टडी के नाम से यूट्यूब चैनल है, जहाँ पर मैं कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए थोड़ा प्रयास कर रहा हूँ, कॉमर्स के कैंडिडेट को तैयारी भी करवा रहा हूँ, जूनियर अकाउंटेंट वगैरह की, तो मेरा भी एक चैनल है। तो दोस्तों आप पावर स्टडी नाम से सर्च करके उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इन सर का खुद का ही है। पहले एग्जाम के टाइम इन्होंने फिर थोड़ा सा उससे दूरी बना ली थी, अब फ्री हो गए हैं तो उस पर आपको बहुत अच्छा मटेरियल। सर मैंने जो पावर स्टडी चैनल है सर, उसको एग्ज़ाम के टाइम जो अपना था 2019 में स्टार्ट कर दिया था, यानी कि जब फर्स्ट टाइम पोस्टपोन हुआ ना एग्जाम, तब मैंने सोच लिया अब अपन चैनल पे पढ़ाएंगे, अपन चैनल स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो स्टूडेंट अभी तैयारी नहीं कर पाए उनको भी फायदा मिले चैनल से, जो भी अपन शिकार अपने पास ज्ञान है उनका लोगों को भी फायदा मिले, तो मैंने 2019 में चैनल स्टार्ट किया था। और सर जैसे मैंने सुना है कि आपके कई साथियों के भी मेरे पास यूट्यूब पे फ़ोन आया, मेरे पास मोबाइल में जुड़े हुए हैं यूट्यूब से जैसलमेर के। आपने कोई व्हाट्सएप पे ग्रुप बना रखा था, उसमें आप पेपर लेते थे और ज़्यादातर का उसमें सिलेक्शन हो गया, तो उसका भी फ़ायदा मिला आपको ना? बिल्कुल सर, हम कुछ साथी कैंडिडेट थे, मेरे को वो मिल गए। मतलब जब तैयारी करते हैं तो तैयारी करने वाले को हमेशा मिल ही जाते हैं कहीं ना कहीं। तो एक मेरे विनोद रामा जी अच्छे दोस्त थे, जैसलमेर से हैं, इसके अलावा एक जयपुर से हैं, तो ऐसे 2-3 मेरे अच्छे दोस्त थे जिनका मतलब हमारे साथ सहयोग रहा, उनका भी सिलेक्शन हो गया। और ये जो आजकल ऑनलाइन PDF की बहुत डिमांड करते हैं कि PDF भेजो, उसका भी कुछ फ़ायदा लिया आपने, कोई है उसका? देखो सर, PDF का फ़ायदा है कि अगर PDF अपने पास सॉफ्ट कॉपी में होती है तो फिर अपन को बार बार मोबाइल को देखना पड़ता है, तो या तो PDF का फ़ायदा ये है कि अपन सॉफ्ट कॉपी से या तो हार्ड कॉपी प्रिंट करवा लें, या फिर अपन सॉफ्ट कॉपी है उसको देख देख के क्या करें, अपन लिख लें, नोट्स रजिस्टर पर नोट्स कर लें। एक और सवाल पूछना चाहूँगा मेरे चैनल के बारे में। हालांकि आपने बता दिया, तो आपने सुना था क्या कब पता चला? नहीं सर, मैंने चैनल के बारे में ऐसा है कि जैसे कोई भी अपन सर्च करते हैं तो यूट्यूब पे अपन चैनल के नाम से अपन को तो कोई जब पता होता है तभी सर्च कर पाते हैं, लेकिन जब मैंने सर्च किए मतलब हिस्ट्री के MCQ के लिए, करंट अफेयर के लिए, तो जैसे यूट्यूब ने ऑटोमेटिक एल्गोरिथम से मुझे आपका चैनल है, RPC GK चौधरी चैनल है, इसके अलावा हिस्ट्री के लिए मैंने रणधीर सर का चैनल है, शिक्षा मनोविज्ञान या मोटिवेशनल धीर सिंह धाबाई का चैनल है। ये चैनल अपना आप मेरे सामने आते गए और फिर मेरे इन चैनलों को पीछे से पड़ गया और इनके साथ जुड़ता रहा, इनके साथ वीडियो देखता रहा। और आप वाले चैनल को भी मैंने हिस्ट्री के लिए, काफ़ी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के लिए ज़्यादातर मैंने आप वाला चैनल भी यूज किया था। हमारे एक साथी है गणपत सिंह जी राजपुरोहित, उनका भी है मोटिवेशनल वगैरह का, लेकिन सर उनका चैनल उस समय था नहीं जब एग्जाम के दौर में, उनका भी नया चैनल है ना। आप जो है इस चैनल के माध्यम से आप किन किन को धन्यवाद देना चाहेंगे अपनी सफलता के लिए? इस चैनल के माध्यम से मैं अपने गुरुजनों, माता पिता और अपने साथियों, शुभचिंतकों और जिनसे मुझे सहयोग मिला, जिनका मेरी सफलता में 1% भी योगदान है, चाहे किसी भी रूप में हो, चाहे मोटिवेशनल वीडियो के रूप में हो या फिर चाहे मैथ सिखाने के रिलेटेड हो या फिर किसी भी माध्यम से, उन सभी को मैं है जो अपना है धन्यवाद अदा करना चाहूँगा अपनी ओर से। आप विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हालांकि आपने बहुत सारी बातें बता दी है, पर थोड़ा संक्षेप में कि उनको अभी रीट का दे रहे हैं, आगे फर्स्ट ग्रेड है, कॉलेज लेक्चरर है, और भी जो एग्ज़ाम देते हैं, तो आपने एक 4थे रैंक हासिल की है, बहुत बड़ी सफलता है, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं विद्यार्थियों को ये संदेश देना चाहूँगा और कहना चाहूँगा कि जो है आप मेहनत के साथ तैयारी करते रहें, और आज के एग्ज़ाम में धैर्य की परीक्षा ज़रूर होती है कि एग्ज़ाम की डेटें आएगी, आगे बढ़ेगी, पोस्टपोन होगा, लेकिन एग्ज़ाम है वो ज़रूर निश्चित समय पर आपका हो जाएगा। हो सकता है कि 6 महीने पहले होने वाला एग्ज़ाम 6 महीने बाद में हो, लेकिन एग्ज़ाम भी होगा और आपका सिलेक्शन भी होगा यदि आप सतत रूप से मेहनत करते रहते हैं। जैसे हमारे भी विषम परिस्थितियाँ आई थी, 2 बार पोस्टपोन हो गई, तीसरी बार हुआ था, तो हम उन परिस्थितियों से गुजर चुके हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि निरंतर मेहनत करते रहें, अच्छे बुक्स को पढ़ें और जहाँ से भी आप सीखें। ये कोई ज़रूर नहीं है कि आप जो है सीखें, आप एक छोटे बच्चे से सीख सकते हैं सर। मेरा ये मानना है कि आप एक 10 वर्ष के बालक से सीख सकते हैं। यदि आपको कोई मैथ पढ़ाने वाला 10th क्लास का स्टूडेंट है, वो भी आपको मैथ सिखा सकता है, आपको अगर सीखने की रुचि है। तो उन सब का धन्यवाद आपको अदा करना चाहिए, उनका आभार भी प्रकट करना चाहिए जहाँ से आपने सफलता में जिनका 1% भी योगदान हो।
तो जैसा कि इन्होंने बताया कि सफलता के लिए जो है बहुत सारी चीज़ें हैं, धैर्य बहुत ज़रूरी है। आजकल ज़्यादातर विद्यार्थी क्या करते हैं, पूछते रहते हैं कि ये परीक्षा होगी क्या, आगे खिसक जाएगी क्या, कब होगी। तो ऐसे सवाल आप नहीं करें और आप जो है मुख्यतः है, देखो समय बीतते पता नहीं चलता। आज फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आई, फिर आगे भी खिसका, एग्ज़ाम भी हो गया, रिज़ल्ट भी आ गया और अब ज्वाइनिंग भी होने वाली है। तो इसलिए दोस्तों चीज़ें सब होगी, टाइम लग सकता है 6 महीने, साल, 2 साल, मगर होगा। तो इसलिए आप कंटिन्यूटी रखें और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें। बाधाएं आएगी, बाधाओं से ज़्यादा विचलित नहीं होना है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, मगर आपको अपनी नियमितता रखनी है और परीक्षा के दिन तक आपको जो है उसे जारी रखना है। और सर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने ज्ञान का जो विद्यार्थी है सरकारी विद्यालय में आपके पास पढ़ने आएंगे, जो बहुत गरीब तबके से आते हैं, तो उनको आप अपने ज्ञान से उनको उनका जीवन संवारेंगे, उनका भविष्य संवारेंगे, भारत के नागरिकों को जो है आप मजबूत करेंगे। और आपके गले में जो मैंने जय माला डाली है तो आपकी ये जीत का सूचक है। और मैं उम्मीद एक और करूंगा आपसे कि कॉमर्स के लिए कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर की विज्ञप्ति आई हुई है, तो मैं चाहता हूं कि विद्यार्थियों को साल 2 साल बाद एक इंटरव्यू और मिले। क्या कहना चाहिए? बिल्कुल सर, मेरी भी यही इच्छा है और मैंने अभी से जो है तैयारी करना तो थोड़ा बहुत स्टार्ट कर दिया है असिस्टेंट प्रोफेसर की। जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हैं, जो पोस्टें भी काफ़ी आई है, स्कूल लेक्चर की तुलना में पोस्टें भी ज़्यादा हैं। तो उम्मीद है कि आप ऐसे ही आएँ और हमारा इंटरव्यू लेते रहें और हम आपका इंटरव्यू लेते रहें। ज़रूर सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी सर आपको और दर्शकों आपको कि आपने इतनी देर देखा। और मेरी कोशिश थी कि आपको रैंक जो 4th है उनके रूबरू करवा के, उन्होंने जो किताबें पढ़ी, उनका जो एक्सपीरियंस रहा शुरू से लेके एग्ज़ाम तक और सिलेक्शन तक, वो आपके साथ में शेयर किया है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना। और फर्स्ट पेपर और कॉमर्स दोनों के लिए ही अगर जो कोई विद्यार्थी आपके ध्यान में है तो उनको आप शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे इस तरह के वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।